हम लोग अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्योंकि ए हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में कवर कर लिया था। तो बी का जो फर्स्ट वाला है ये एक न्यूमेरिकल है, ये हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड वाला क्या बोलता है? आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। आपको ए एंड बी को आइडेंटिफाई करना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है। सो आपको यहाँ पे लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3 होता है। जब आप लाइमस्टोन को जलाते हो, हीट देते हो, तो दो चीज बनती है। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोगों को रिएक्शन कैसे निकली है यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे आपका आंसर आएगा CaCO3। एक मिनट। CaCO3 क्या देने वाला है? CaO प्लस CO2। ये दो चीजें आपका, ये आपका केमिकल रिएक्शन होता है। तो आप लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप लोग जलाते हो, आपको क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में क्या बोला है? राइट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड ऑल्सो नेम द ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है। ये क्या बोलता है? कि आपका जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से रिपीट करती है। ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक एज वेल। यस। सो आपको बोला है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलने के लिए। देखो ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब आपकी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रिपीट करेगी। मतलब कुछ एटॉमिक नंबर तक चेंज करेंगी और फिर उसके बाद में वो सारी प्रॉपर्टीज रिपीट भी करेगी। सो दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है। आगे क्या आया है? कितने ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? देयर आर 4 ब्लॉक्स। आई शो यू। H ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक एंड F ब्लॉक। सो देयर आर 4 ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये आपको मैं टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं आप लोग को ये प्रॉपरली डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे। सो 1 मिनट। यस। एसी करंट और डीसी करंट में क्या फर्क होता है, ये मैं आपको भी समझाने वाली हूँ। ठीक है। हम्म। सो far we have learned about a non-oscillatory current flowing in one direction in a circuit from cell to cell. Such a current is called as DC current. डीसी करंट क्या होता है? डीसी करंट अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। मतलब आपको मैंने समझाया था ना कि अगर कोई करंट अपने डायरेक्शन को चेंज करा है, पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग एक डायरेक्शन को प्लस बोल देते हैं, उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को हम लोग माइनस बोल देते हैं। ठीक है। तो अगर कोई करंट अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है बार बार, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। और अगर कोई करंट एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है, मतलब पहले पॉजिटिव जा रहा है, एक सेकंड के बाद में नेगेटिव जा रहा है, फिर एक सेकंड के बाद पॉजिटिव जा रहा है, फिर नेगेटिव जा रहा है, मतलब वो बार बार ना प्लस माइनस प्लस माइनस करते जा रहा है, वो भी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड में पॉजिटिव, नेक्स्ट सेकंड नेगेटिव, उसके नेक्स्ट सेकंड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे अगर कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। हम लोग ना पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ उसकी डायरेक्शन को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था तो हम लोग इसको पॉजिटिव बोल देंगे। फिर अगर करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगा तो हम लोग इसको क्या कह देंगे? इसको हम लोग
नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। सो इट इज जस्ट कि पहले वो कहाँ जा रहा था उसको पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन का वो क्या बोलोगे, नेगेटिव। सो अगर आपका करंट डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है मम्मी। देखो, a non-oscillatory current flowing in one direction in a circuit from cell to cell. Such a current is called as alternating current, direct current. As as against a current changing in magnitude and direction after a equal interval of time is called as alternating current. मतलब अगर कोई करंट अपना डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड एक फिक्स टाइम के बाद में चेंज करता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। द डायरेक्ट करंट कैन इंक्रीज एंड कैन बी स्टेबल और कैन रिड्यूस ऑल्सो, बट इट इज नॉट ऑक्सीलेटरी। डायरेक्ट करंट को आप लोग इंक्रीज कर सकते हो और आप लोग उसको डिक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन वो ऑक्सीलेटरी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में वापस आएगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पेंडुलम का एग्जाम्पल दूं, अगर मैं अपने फोन का एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये फोन है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये अपने पोजीशन पे फिर से वापस आ रहा है, फिर ये वापस जा रहा है, फिर ये वही पाथ फॉलो करके अपनी पोजीशन में वापस आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये मोशन ऑक्सीलेटरी है। मतलब वो ना एक पाथ बार बार फॉलो कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ऑक्सीलेटरी। लेकिन डायरेक्ट करंट ऑक्सीलेटरी नहीं होता है, वो अपना पाथ चेंज नहीं करता है, वो एक पाथ पे ही चलता है, ठीक है। सो डायरेक्ट करंट कैन इंक्रीज एंड कैन बी स्टेबल or can reduce also, but it is not oscillatory. This is this is shown graphically in the figure. Alternating current is oscillatory as shown in the figure 14.19. देखो, where is 14.19? तो ये आपका देखो, ये ऑक्सीलेटरी करंट, ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये वाला देखो। ये करंट जो है ना, पहले इस पॉजिटिव में जा रहा है, फिर नेगेटिव जा रहा है, फिर पॉजिटिव जा रहा है, फिर नेगेटिव जा रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है। देख रहे हो आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन डायरेक्ट करंट जो होता है, आप लोग यहाँ पे ब्लू लाइन देखोगे ना, डायरेक्ट करंट एकदम स्ट्रेट है, ये कहीं पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह नहीं कर रहा है। आप लोग क्या बोलोगे इसको, ये डायरेक्ट करंट है। ऑक्सीलेटरी, सॉरी ऑक्सीलेटरी नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, वो अपना डायरेक्शन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में बार बार चेंज कर रहा है, लेकिन आपका डायरेक्ट करंट ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग पता है क्या करोगे, आप लोग इसका डेफिनेशन लिखोगे पहले, कि डायरेक्ट करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव होता है, वो ऑक्सीलेटरी नहीं होता है। और आप ये क्या लिखोगे, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो अपना अपना मैग्नीट्यूड और अपना डायरेक्शन एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में बार बार चेंज करता है। इसको आप लोग क्या बोलोगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। आप लोग बोलेंगे डायरेक्ट करंट इज अ नॉन ऑक्सीलेटरी करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ ऑक्सीलेटरी करंट, ठीक है। सो इसके आगे का जो फालतू ज्ञान है, उसके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान ना दे, सिर्फ आप उतना ही ध्यान दे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसका क्या मतलब, दो डिफरेंस है, ऑक्सीलेटरी एंड नॉन ऑक्सीलेटरी, ठीक है। एक सेकेंड, मैं आपको फिर भी एक बार ये रीड करा देती हूँ, फिर रहने दो। ये देखो, direct current flows in one direction, but alternating current flows in periodic manner. In one cycle, it is forward and reverse direction. आप लोग ये भी लिख सकते हो कि alternating current एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है, but सॉरी, डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिकली फ्लो करता है। पीरियोडिकली का मतलब क्या है, आपको पता है कि मंडे के जाने की हर 7th डे पे मंडे आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक थिंग, कि हर 7 दिन के बाद में आपका सेम डे रिपीट होगा। सिमिलरली आपका जो एक करंट है, वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अपना पैटर्न फिर से रिपीट करता है, इसलिए आप लोग उसको क्या बोलते हो, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हो, ठीक है। इसके आगे क्या बोला है, इन इंडिया द पावर स्टेशन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, वन साइकिल चेंजेस इन 1 divided by 50 seconds. That is, the frequency of AC is 50 hertz, 50 cycles per second। मतलब क्या, कि आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, एक सेकेंड के अंदर 50 ऐसी साइकिल रिपीट करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 50 hertz, ठीक है। When the electric power is transmitted over a long distance, it is beneficial to have it in the or AC form
as it result into minimum power loss during ट्रांसमिशन। आपको पूछा जाएगा कि अगर हम लोग को बहुत दूर से किसी करंट को लेके आना है, तो हम लोग को डीसी फॉर्म में लेके आना चाहिए या एसी फॉर्म में लेके आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? वी शुड ऑलवेज ब्रिंग दैट करंट इन एसी फॉर्म, क्योंकि इस केस के अंदर पावर का जो लॉस है वो सबसे कम होता है। ठीक है। द होम एक सेकेंड, ये क्या? The home supply is of AC current. We have learned in the previous class about the precautions। ये सब रहने दो, खाली आपको इतना समझना है कि एसी करंट हमारे हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज का होता है। मतलब कि आपकी जो करंट आ रही है आपके घर में, वो एसी है और वो 50 हर्ट्ज की है। मतलब वो 1 सेकेंड के अंदर 50 प्लस माइनस के साइकिल्स रिपीट करेगा। ठीक है। तो आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया एसी और डीसी। आप लोग उसको प्रॉपरली लिख के आना। और आगे क्या लिखा है? डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक सेकेंड ना, फिर जो फोर्थ पेपर, अभी 6 पेपर्स और बाकी है। तो देखो, अभी आपको डिफाइन करना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, और उसका आपको एसआई यूनिट देना है। 2 मिनट के लिए मैं ये लेक्चर पॉज कर रही हूँ, फिर मैं आपको वापस से रिज्यूम कर दूंगी। ठीक है मैम? चलो, सो हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला कि क्या पूछा है आपको कि डिफाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड राइट्स इज एसआई यूनिट। ठीक है, सो मैं आपको टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन करती हूँ ये वाला पार्ट। चैप्टर नंबर 5 से है ये। या So, the amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called as specific heat of that object। आपको पता है, मैंने आप लोग को मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं ना 3 अलग अलग मटेरियल लेती हूँ और उसको मैं गैस पे रख देती हूँ। मैं चाहती हूँ तीनों मटेरियल का टेम्परेचर 50 डिग्री तक रेस कर जाए। कितना तक रेस कर जाए? 50 डिग्री तक। क्या तीनों ही मटेरियल, तीनों ही जो सब्सटेंस है, वो अलग अलग मटेरियल का बना है? क्या तीनों भी सेम टाइम में सेम हीट अब्सॉर्ब करके 50 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा क्या? नहीं। हर एक ऑब्जेक्ट को कितना हीट लगेगा अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए, वो अलग अलग होता है। कोई कोई कम हीट लेके ही ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन कोई कोई को बहुत हीट देना पड़ता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कि अगर हमें उस सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, सो हमें कितना उसको हीट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट का 1 ग्राम ले लिया, उस 1 ग्राम का मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, तो मुझे कितना हीट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं 1 ग्राम का क्यों निकालती हूँ? बिकॉज अगर उससे ज्यादा ग्राम्स होगा, तो उसके मैं मल्टीप्लाई करके टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस निकाल पाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 ग्राम का कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो पहले मैं 1 ग्राम का निकालूंगी। अगर उस ऑब्जेक्ट का अगर मेरे पास 1 ग्राम होता, तो मैं उस 1 ग्राम को कितना हीट दूंगी ताकि वो अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा सके। उसको आप लोग क्या बोलोगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है। ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और उसका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल पर डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना जूल एनर्जी लगने वाला है 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करने के लिए। तो उसका एसआई यूनिट क्या आ जाएगा? जूल पर डिग्री सेल्सियस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट का, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसको हम मेजर करते हैं जूल पर डिग्री सेल्सियस में। मतलब कितना जूल हीट चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, दैट इज वाई इसका यूनिट क्या आता है? जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 1 मिनट। या सो आपका ये आंसर हो जाता है। हम लोग मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आपका जो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला है, ये आप लोग सेपरेट लेक्चर के अंदर करेंगे, सेपरेट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ये खुद से करेंगे, रीजन बीइंग क्योंकि ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से, इसीलिए ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, देखो अब ये बैलेंसिंग वाला पार्ट ना आप लोग एग्जाम में मत करके जाओ, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे बैलेंसिंग के अंदर, ठीक है। बैलेंसिंग कभी तो एग्जाम में एक बार पूछते हैं, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपको ना बैलेंसिंग कर समझने में और उसको प्रैक्टिस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। वो टाइम आप लोग कहीं और यूटिलाइज करके किसी और कॉन्सेप्ट को और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आई वुड रेकमेंड नॉट टू डू बैलेंसिंग फॉर योर एग्जाम। अब मैं आपको समझा, आप एक क्वेश्चन क्या पूछा है, एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है, सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एंडोथर्मिक के अंदर हम लोग रिएक्शन होने के लिए हीट देते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद में हीट मिलती है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? देखो अगर एरो के ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपने रिएक्शन होने के लिए हीट दी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। अगर ये राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट के तरफ अगर आपको हीट दिखता, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन होने के बाद में आपको हीट मिली है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। क्या बन जाएगा वो, एक्सोथर्मिक। ठीक है। सो एक्सोथर्मिक के अंदर पता है आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को समझो, यहाँ पे लिखा रहेगा प्लस हीट। तो आप लोग क्या बोलोगे, रिएक्शन होने के बाद में आपको हीट मिली बाहर से, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, ये क्या बता रहा है, रिएक्शन होने के लिए आपने बाहर से हीट दी है, दैट इज व्हाई दिस इज एंडोथर्मिक। ठीक है। इसके बाद में फ्रॉम द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट क्या है और रिडक्टेंट क्या है। ऑक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट और रिडक्टेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर के अंदर दूंगी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे रही हूँ सेपरेट लेक्चर। ठीक है। मतलब मोस्टली ना ये सब जो टॉपिक्स है सेपरेट लेक्चर या नोटबुक वगैरह वो मैं ऑफलाइन ले लूंगी आपके क्लास के अंदर आके, ठीक है, सेपरेट लेक्चर। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 कि अ कॉपर स्पीयर ऑफ 100 ग्राम्स, इसके ऊपर सारा जो भी क्वेश्चन है ये भी न्यूमेरिकल है। ये भी मैं आप लोग को क्लास के अंदर कराऊंगी, ऑफलाइन क्लास में करा दूंगी मैं आप लोग को ये। फिर क्या बोला है, ऑफलाइन क्लास में करा दूंगी या तो, क्योंकि क्या होता है न्यूमेरिकल ना बोर्ड पे एक्सप्लेन करना थोड़ा बेटर होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने से ज्यादा बेटर बोर्ड के अंदर होता है। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कैसे करा सकती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है आपको कि यस, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। को पता है मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्पर्जन ऑफ लाइट को काफी अच्छे तरीके से समझाया था। उसका ये आप लोग को डायग्राम बना बताना है और उसमें बताना है कौन सी लाइट सबसे कम डिविएट होती है। आपका पता है आंसर, रेड लाइट। रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है, वायलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है। अगेन दिस इज गोइंग टू बी टॉट इन अ सेपरेट लेक्चर, सेपरेट आएगा आप लोग के लिए वीडियो। फिर आपका ये आता है लास्ट के कुछ 3 क्वेश्चंस बचे हैं आपके, उसमें भी जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेनेशन वीडियो विल कम। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी लिख के दे दिया है कि यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो आने वाला है। मैं आपको ये लास्ट 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ, 3 क्वेश्चन सॉरी। ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिना इज, बताते हो आप लोग एल्यूमिना क्या होता है। एल्यूमिनिया एल्यूमिना इज Al2O3। Al2O3 को हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं। ठीक है। सो ये किसका डायग्राम है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। आपको पता है हम लोग, अभी देखो आपको प्योर एल्यूमिनियम चाहिए, सो उसमें आप क्या चाहते हो, आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, आप लोग नहीं चाहते हो, इसको आपको निकालना है। इसीलिए आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हो, किसका करते हो, एल्यूमिना का करते हो, ताकि आपको प्योर एल्यूमिनियम मिले। इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है। सो देखो चैप्टर 8 में है ना ये, हाँ,
देखो यहाँ पे, क्योंकि एल्यूमिना क्या होता है, Al2, ये टू है, 1 मिनट। एल्यूमिना होता है, देखो ये होता है एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिना होता है। आपको यहाँ से एल्यूमिनियम चाहिए, तो इसीलिए आपको इसमें से ऑक्सीजन को हटाने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ता है एल्यूमिना का। ठीक है। इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना इज डन इन द स्टील टैंक। मतलब देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, करंट दे के किसी भी चीज को ब्रेक करना। इसका क्या मतलब हुआ, मैं समझाती हूँ आपको। देखो अभी ये ना, ये, 1 मिनट 1 मिनट, अभी ये ना ऐसे ही ऐसा होता है। Al2, 1 मिनट, क्या हो रहा है, Al2O3, इसको आप लोग पता है क्या करोगे, इसको आप लोग ब्रेक करोगे इन इन एल्यूमिनियम एंड एंड एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। मतलब आपने क्या किया, आपने इस Al2O3 को तोड़ा एल्यूमिनियम में और ऑक्सीजन में। इसको आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। और किसके हेल्प से तोड़ा, आपने इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से तोड़ा। इसलिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना। मतलब ये एल्यूमिना को हम लोग किस में लेते हैं, मोल्टन मतलब पिघले हुए फॉर्म में लेते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। इज डन इन अ स्टीम टैंक। द टैंक हैज अ ग्रेफाइट लाइनिंग ऑन द इनर साइड। मतलब हम लोग इस टैंक को अंदर के साइड से ग्रेफाइट से लाइन करते हैं। ठीक है। आगे क्या लिखा है, दिस लाइनिंग डज द वर्क ऑफ कैथोड। ये जो अंदर हम लोग ने ग्रेफाइट की लाइनिंग की है, ये कैथोड की तरह काम करती है। अ सेट ऑफ ग्रेफाइट रॉड्स डिप इन द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट वर्क एज अ एनोड। हम लोग ग्रेफाइट के ही कुछ रॉड्स को इस इलेक्ट्रोलाइट के मिक्सचर के अंदर डुबाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। देखो ये जो स्टील टैंक है, इसके आसपास हम लोग ने ग्रेफाइट की कोटिंग की है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग कैथोड बोल रहे हैं। और हमारे ग्रेफाइट का ही हमने कुछ रॉड्स बनाया है, इसको हम लोग एल्यूमिनियम के मोल्टन मिक्सचर के अंदर डाल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। दोनों बना तो कैथोड से ही है, दोनों बना तो ग्रेफाइट से ही है, लेकिन वन इज वर्किंग एज एन एनोड एंड अनदर वन इज वर्किंग एज अ कैथोड। ठीक है। सो a set of graphite rods dipped in the molten electrolyte work as anode. क्रायोलाइट, अभी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यार। ये पूरा जो, ये जो चार लाइन है ना यहाँ पे, ये बहुत जरूरी लाइन है। क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। क्रायोलाइट का फॉर्मूला याद करना है और फ्लोरस्पार का फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। ठीक है। ये जो Na3AlF6 लिखा है ना, ये आपको याद करना है। ठीक है। सो क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार आर एडेड इन द मिक्सचर टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको क्या बताया था, इस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। लेकिन 1 मिनट, लेकिन हम लोग जब क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार डाल देते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाता है। ठीक है। सो आपको ना ये रिएक्शन करनी है, और ये रिएक्शन मैं आप लोग को एक बार एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। मैंने आप लोग को एक क्लास में एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन बहुत टाइम हो गया ये किए हुए, इसलिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। फिर क्या बोला है, एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। एल्यूमिनियम कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पे। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जब आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, तो कैथोड कहाँ पे है, कैथोड ये है, ये लाइनिंग है ना, इसको कैथोड बोलते हैं। देखो एक सेकंड,
ये जो लाइनिंग की हुई है इसको हम लोग कैथोड बोल रहे हैं। सो जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, सो Al2O3 में से जो एल्यूमिनियम है वो इस कैथोड के पास में आके जमा हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो एनोड के पास चले जाएगा। ठीक है, सो देखो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, molten aluminium being heavier than electrolyte is collected at the bottom of the tank। उस मिक्सचर में जो एल्यूमिनियम सेपरेट हो गया है वो ज्यादा वजनदार है, इसलिए वो नीचे आके डिपॉजिट हो जाता है, और उसको हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इस आउटलेट के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। सो Al2O3 में से जो ये ऑक्सीजन गैस था ये एनोड के ऊपर जाके लिबरेट हो जाता है। ठीक है, सो द लिबरेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट विद एनोड्स टू फॉर्म ग्रेफाइट डाइऑक्साइड गैस, सॉरी ग्रेफाइट डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपकी जो ऑक्सीजन गैस है जो एनोड के ऊपर लिबरेट हुई है, वो कहा, ये एनोड किससे बना हुआ है? एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज नथिंग बट कार्बन। तो कार्बन से आपका ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, सो लिबरेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद एनोड्स। एनोड किससे बना है? ग्रेफाइट से बना है। ग्रेफाइट किससे बनता है? कार्बन से बनता है। सो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। द एनोड्स हैव टू बी चेंज from time to time as they get oxidized during electrolysis of alumina। इलेक्ट्रोलाइसिस जब एल्यूमिना हम लोग कर रहे होते हैं, मतलब एल्यूमिना को हम लोग जब ब्रेक कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस दौरान आपके जो ग्रेफाइट रॉड के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जिसकी वजह से आपकी ग्रेफाइट की रॉड जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और इसको हम लोग को बार बार चेंज करना पड़ता है। और ये जो भी रिएक्शन है इसको मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है ये आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड, देखो ये कुछ अजीब सी ही रिएक्शन आ गई है यहाँ पे हमारे पास। 1 मिनट में फिर से ट्राई करती हूँ इसको करने का। एक सेकेंड रुको। वन मिनट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। Al2O3। आपको पता है ये वाला कंपाउंड कैसे बना होगा? कैसे बना होगा देखो, ये 3 ऑक्सीजन को मिलके
6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, बिकॉज एक ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, इसलिए 3 ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, जो 6 इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट थी। और दो एल्यूमिनियम मिलके, दो एल्यूमिनियम मिलके हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, बिकॉज एक एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो एल्यूमिनियम मिलके हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। करेक्ट। तो इस केस के अंदर ना, दो एल्यूमिनियम ने मिलके 3 ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ठीक है, इसीलिए जाके ये कंपाउंड बना है। लेकिन हमको ये कंपाउंड चाहिए क्या? नहीं, हमको अब ये चाहिए कि हम लोग को प्योर एल्यूमिनियम मिले। इसका क्या मतलब है कि हमने जो ऑक्सीजन को बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन दिया था, अब हमें ये इलेक्ट्रॉन्स वापस चाहिए, ताकि हम लोग प्योर एल्यूमिनियम बना सके। राइट। सो अब ये रिएक्शन में कैसा होगा पता है आप लोग को? ये Al, ये 2 है, 3+, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सीजन, 2, एक सेकेंड, 2-। सो देखो, एनोड जो होता है, एनोड, एनोड ये होता है प्लस चार्ज। क्या होता है? प्लस चार्ज। और जो कैथोड होता है, कैथोड पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। कैथोड हैज अ नेगेटिव चार्ज। सो मुझे बताओ, जो नेगेटिव चीज है वो कहाँ पे जाएगी? वो पॉजिटिव के पास जाएगी। सो ऑक्सीजन किसके पास जाएगा? एनोड के पास जाएगा। और जो पॉजिटिव चीज है वो कहाँ पे जाएगी? नेगेटिव के पास जाएगी। इसलिए एल्यूमिनियम कहाँ पे आता है? आपके कैथोड पे आता है। और आपका ऑक्सीजन कहाँ पे आता है? आपके एनोड पे आता है। इज इट क्लियर? देखो, आपका जो Al2O3 कैसे बना होगा? दो एल्यूमिनियम ने मिलके 6 इलेक्ट्रॉन किसको दिए? 3 ऑक्सीजन को दिए। हाँ, आप चाहते हो आपका प्योर एल्यूमिनियम वापस आ जाए, तो आप लोग क्या बोलोगे? ये जो मैं आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिया हूं ना, आप ये मुझे रिटर्न करो। करेक्ट। इस केस में जब ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, सो 2Al3+ बनेगा और 3O2- बनेगा। टू ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, वो किसके पास जाएगा? एनोड के पास, क्योंकि उसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और एल्यूमिनियम के ऊपर क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास जाएगा नेगेटिवली चार्ज, कैथोड के पास जाएगा। अब जो रिएक्शन होती है मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। सो जो ऑक्सीजन है जिसपे माइनस चार्ज है, वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड के पास में डोनेट करेगा, और O2 के फॉर्म में वो लिबरेट हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो कैथोड के पास ये Al गया है, ये Al क्या बोलेगा? मुझे 3 इलेक्ट्रॉन वापस दो। तो ये कैथोड के पास जाके 3 इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड कर लेगा खुद के अंदर, और क्या बन जाएगा? Al, नॉर्मल Al बन जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे 2 लिखा है, ये गलत लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। आई विल शो यू यहाँ पे फिर से। देखो, आपका जो ये 3 ऑक्सीजन है, 3O2-, ये एनोड के पास जाएंगे और ये क्या बनाएंगे? ये O2 बनाएंगे, ऑक्सीजन गैस। और क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर ऐसे दे देंगे। लेकिन आपको रिएक्शन टेक्स्ट बुक वाली लिख के आना है, आपको मेरी वाली रिएक्शन लिख के नहीं आनी है, प्लीज कृपया करके आप लोग ये कीजिएगा। और नेक्स्ट केस में आपका जो Al है, जो Al3+ था, वो अब 3 इलेक्ट्रॉन फिर से कैथोड के पास से ले लेगा, और क्या बनाएगा? नॉर्मल विदाउट एनी चार्ज का एल्यूमिनियम। ठीक है। सो देखो, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इसका क्या हुआ? रिडक्शन। आप लोगों को मैंने सिखाया है ये कहीं पे, देखो।
अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन देते तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन ने इस केस में लिया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस किया है, दिया है, इसलिए इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ वापस से लिया है, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। विल गो बैक टू अवर क्वेश्चन। तो देखो, राइट द एनोड रिएक्शन, राइट द कैथोड रिएक्शन। आप लोग को एनोड पे किसकी रिएक्शन होने वाली है, ऑक्सीजन की। कैथोड पे किसकी रिएक्शन होने वाली है, एल्यूमिनियम की। तो आप लोग को वो दोनों रिएक्शन प्रॉपरली लिख के आनी है एग्जाम के अंदर। फिर क्या लिखा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिक्सिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार विथ एलुमिना इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एलुमिना। एलुमिना के अंदर हम लोग क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार को क्यों मिक्स करते हैं, to reduce the melting point of alumina below 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर क्या लिखा है, what is the principle behind the working of state satellite launch vehicle। ये मैं आप लोग को नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। फिर आप लोगों को पूछा है, राइट द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, देखो, v is equals to रूट अंडर g m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और आपको बताना है यार, जी क्या होता है, एम क्या होता है, आर क्या होता है, ये आप लोगों को मैं टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार रुको। यस, देखो यहाँ पे आ गया। देखो, एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 2 GM डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। आप लोग को ये एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला में एक्सप्लेन करना है कि g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास। एक सेकेंड, 2 मिनट। यहाँ पे देखो, m क्या होता है, आपका मास ऑफ द प्लैनेट, और r क्या होता है, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। ठीक है, सो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 GM डिवाइडेड बाय आर। सारा न्यूमेरिकल मैं आप लोग को ऑफलाइन नहीं कराऊंगी। जो मेरे टॉपिक बोला ना, वर्ड में करा रही हूँ या न्यूमेरिकल करा रही हूँ, दैट आई विल टेक अ ऑफलाइन लेक्चर एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Let's come to our next. What is the long form of ISRO? The Indian Space Research Organization. This is the full form of ISRO. अब जो question number 4 है, that I will be explaining to you in the next lecture. So thank you so much for watching this lecture. I hope आपको सब समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, and thank you so much.